21वां चैप्टर है। गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में विचार करिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की थी। राज पर ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था। इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। बताइए। दूसरा वाला गलत है कि राज पर ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, बाकी पहला और तीसरा सही है। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाधीराज, परम भट्टाकर आदि आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण की थी। इस काल में राज पर जो था वो ज्येष्ठाधिकार नहीं, वंशानुगत था, लेकिन राज सत्ता जो थी वो ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा की अभाव में सीमित थी। राज सिंहासन हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, इस काल में इस काल के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था। उनको विष्णु की पत्नी माना जाता था और विष्णु मुख्य देवता हो गए थे। तीसरा भी ऑप्शन जो दिया था वो भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा था कि इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित था, ये भी सही था। गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य कर के रूप में चौथे से छठा भाग लेता था। राज्य कर के रूप में चौथे से छठा भाग लेता था। दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या में कमी आई थी। इस काल में राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर के छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। उल्लेखनीय है कि जब भी राजकीय सेना गांवों से गुजरती थी तो उसे खिलाने पिलाने का कार्य स्थानीय प्रजा का कर्तव्य होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले राज्य के अधिकारी अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु, अन्न आदि वस्तुएं लेते थे। इनमें से बताइए कि किसको विशिष्ट कहा जाता था। विशिष्ट कहा जाता था बेगार को। बेगार को विशिष्ट कहा जाता था। मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी करवाया जाता था, यानी निःशुल्क श्रम करवाया जाता था, जो कि विशिष्ट कहलाता था। अब बताइए कि गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में, बढ़ते हुए सबसे ज्यादा में छोटे से बढ़ते हुए, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में ग्राम, वीथियां, विषय, भुक्ति, राज्य। ग्राम, वीथियां, विषय, भुक्ति, राज्य। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई थी। राज्य कई भुक्तियों यानी प्रांतों में भुक्तियां मतलब कि प्रांत। राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषयों में भुक्तियां कई विषयों में यानी कई जिलों में विभाजित थी। हर विजय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को विथियों में बांट दिया गया और विथियां ग्रामों में विजित थी। ठीक है, विथियां ग्रामों में विजित थी। ग्राम, विथियां, विषय, भुक्ति, राज्य। अगला प्रश्न है कि ग्राम साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य थे। इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य थे। सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। पुरोहितों को दी गई कर मुक्त भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे। राजकीय अधिकारी, तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा वाला गलत है। तीसरा गलत है क्योंकि इस काल में पुरोहितों और अन्य धर्मचारियों को कर मुक्त भूमि दान स्वरूप दी जाती थी और उन्हें वैसे सभी कर उगाने का अधिकार भी दे दिया जाता था जो कि अन्यथा राजकोष में जाते थे। जो ग्राम दे दिए जाते थे उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से पुकारा जाता था। दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। विचार करिए। इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। इस काल में सुदूर व्यापार में ह्रास हो गया था। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। गुप्त शासकों ने गुजरात विजय के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे जो कि केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिम क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो पहला वाला सही है, दूसरा भी आपका
सही है कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में सुदूर व्यापार में ह्रास हो गया था। 550 तक भारत पूर्वीय रोमन के साथ कुछ कुछ व्यापार कर रहा था, लेकिन 550 ईस्वी के आसपास पूर्वीय रोमन ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली थी। इससे भारत के निर्यात एवं व्यापार पर बुरा असर पड़ा था। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत था। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा था कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। गुप्त काल में ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय होने से किसानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई थी, ना कि सुधार हुआ था। मध्य और पश्चिमी भारत में किसानों से बिगाड़ लिया जाता था, निःशुल्क श्रम कराया जाता था। गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। ऑप्शन ए, इस काल में शूद्रों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया। ऑप्शन बी, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया। ऑप्शन सी, उच्च वर्णों की स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ऑप्शन डी, इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। कौन सा इसमें से गलत है? सी वाला गलत है, बाकी सारे ही सही है। गुप्त काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया था। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित हो गया। उल्लेखनीय है कि इस काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था, लेकिन निचले दो वर्णों की स्त्रियों की स्वतंत्र जीवन निर्वाह का अधिकार मिल गया था। 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया। इस काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पत्नी को निजी संपत्ति समझा जाने लगा और मृत्यु में भी साथ देने की उम्मीद की जाने लगी। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था। इसका उदाहरण 510 ईस्वी में एक अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस काल में बौद्ध धर्म को राष्ट्रय मिलना समाप्त हो गया। ऑप्शन बी, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। ऑप्शन सी, इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सत्य है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया, जो कि स्थान अशोक व कनिष्क काल में था, अब वो नहीं रहा। इस काल में कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ और नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। इस काल में आकर के महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। गुप्त काल में धार्मिक अवस्थाओं के संदर्भ में विचार करिए। धार्मिक अवस्थाओं के संबंध में पहला है कि इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए। ऑप्शन बी, भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए। ऑप्शन सी, इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मणीय धर्म में कोई भी स्थान नहीं था। एंड ऑप्शन 4 कि इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु विष्णु या भागवत या विष्णु की पूजा है। गुप्त काल विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। विष्णु काल के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है गुप्त काल में। 6ठी सदी में आकर के विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ में त्रिदेव में होने लगी थी, लेकिन फिर भी ये मुख्य देवता हो गया। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व है भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ प्रेम में निष्ठा निवेदन और अहिंसा का अर्थ किसी जीव का वध नहीं करना है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणी धर्म का सामान्य लक्षण हो गया था, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा था कि मूर्ति पूजा का ब्राह्मणी धर्म में कोई भी स्थान नहीं था, जबकि सही है कि गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणी धर्म का सामान्य लक्षण हो गया था। तो उल्लेखनीय है कि गुप्त वंशीय राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। इस काल में विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आदि बहुत से स्रोत लिखे गए थे। इनमें से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान एवं कला की उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता एवं आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और राजनीतिक एकता का काल था गुप्त काल। ये जो 3 कथन है इस पर विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन कौन सा सही है इसमें? चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ये गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। समुद्रगुप्त को पहला सही है कि उनको सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों कला साहित्य के संपोषक हुए हैं, इससे मालूम चलता है। दूसरा वाला गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ना कि प्रथम का, द्वितीय का चंद्रगुप्त। नवरत्नों में कालिदास, धनवंतरी, चपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, वरामिहिर,
वर रुचि जैसे विद्वान थे। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी, लेकिन गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है अजंता की चित्रावली। अब ये मैच द कॉलम है, मैच करिए इसमें लेखक को उनकी रचना से, और इसमें से बताइए कि कौन सा सुमेलित है। शूद्रक की रचना है मचकटी, सही है ये। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अमर सिंह की रचना है अमरकोश, न कि रोमन सिद्धांत। अमरकोश पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। शूद्र का लिखा नाटक मृच्छकटिक या माटी की खिलौना गाड़ी है। इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ गणिका का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में इसे सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना गया है। कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है। गुप्त काल के नाटकों के संदर्भ में विचार करिए। कथन है इस काल के नाटक दुखांत हैं, नाटकों की भाषाओं में वर्ण भेद दिखाई देता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इस काल के नाटक दुखांत है, ये गलत है, दूसरा वाला सही है। भारत में लिखे हुए गुप्त काल के नाटकों के बारे में दो बातें उल्लेखनीय है। पहला तो इसमें जो दिया है वो गलत है। इस काल के सभी नाटक सुखांत है, ना कि दुखांत है। दुखांत नाटक का एक भी उदाहरण नहीं मिलता इस काल में। इस काल के नाटकों की भाषाओं में वर्ण विभाजन दिखाई पड़ता है। इस काल में उच्च वर्ण के लोग संस्कृत और शूद्र और स्त्री वर्ग प्राकृतिक भाषा बोलते थे। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। आर्यभट्टीय गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यभट्टीय गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सही है। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र के निवासी थे। ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था। ईसा की 5वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था। ये भी सही। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही पूर्णतः सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। पहला, कात्यायन स्मृति के अनुसार स्त्रियों को भूमि में अधिकार प्राप्त था। दूसरा, रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक का विषय गणित है। तीसरा, गुप्त काल में झांसी के देवगढ़ मंदिर का निर्माण हुआ था। कौन कौन सा इसमें से सत्य है। दूसरा असत्य है, पहला और तीसरा सही है। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती है और गिरवी रख सकती थी। इससे यह पता चलता है कि स्त्रियों को भूमि पर अधिकार था। रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक खगोल शास्त्र विषय से संबंधित है। इस पर यूनानी विद्वानों का प्रभाव है। इस काल में वास्तुकला पिछड़ी हुई थी। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इसमें कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में ईंट का मंदिर उल्लेखनीय है। तो इससे ये मालूम चलता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल में 22वां चैप्टर है पूर्वीय भारत में सभ्यता का प्रसार। क्वेश्चन है कि कलिंग राज्य के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। पहला है ये महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित था। दूसरा, इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था। तीसरा, हाथी दांत और मोती का व्यापार रोम राज्य के साथ होता था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। कलिंग राज्य महानदी का दक्षिण में स्थित था। इसका उत्कर्ष अशोक के काल में हुआ था। कलिंग के राजा खारवेल ने सुदृढ़ राज्य की स्थापना की थी। उड़ीसा के बंदरगाहों में मोती, हाथी दांत और मलमल का अच्छा व्यापार चलता था। खुदाई के द्वारा रोम की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। इससे सिद्ध होता है कि कलिंग और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। 4ठी से 6ठी सदी तक उड़ीसा में स्थापित हुए राज्यों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। पहला है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण माठर वंश का राज्य था। दूसरा, माठर वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं। तीसरा है कि वशिष्ठ वंश ने अग्रहार यानी न्यास परिषद की स्थापना की थी। वशिष्ठ वंश ने, बताइए, पॉज करिए और इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें से बताइए कि तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। वशिष्ठ वंश ने न्यास परिषद की स्थापना की थी, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। मराठों ने एक प्रकार के न्यास स्थापित किए थे जो कि अग्रहार कहलाते थे। इस न्यास में कुछ भूमि और गांव वालों से प्राप्त होने वाली आय होती थी। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना था। इनमें से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था। किसने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था, बताइए। माठर ने किया था। किसने किया था, माठर ने। 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया मारठों ने। इससे मौसम की सही प्रकार से जानकारी हुई जो कि कृषि कार्यों में उपयोगी सिद्ध हुआ।
पुनर्वर्धन भुक्ति राज्य के संदर्भ में विचार करिए। तीनों कथन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल में पड़ता था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। यहाँ पे धार्मिक प्रयोजनार्थ कर मुक्त भूमि दान की जाती थी। यहाँ पे धार्मिक प्रयोजनार्थ कर मुक्त भूमि दान की जाती थी। बताइए। तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। 432-33 से लेकर के लगभग 100 वर्षों तक पुनर्वर्धन मुक्त राज्य उत्तरी बंगाल में स्थित था। अनुदान पात्रों से ज्ञात होता है कि भूमि का मूल्य दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं से चुकाया जाता था। यहाँ पे धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान की गई भूमि पर कर नहीं लगाया जाता था। वही तो मैं कंफ्यूज थी, क्या बोल रही है। यहाँ पे धार्मिक प्रयोजनार्थ के लिए मतलब ये कर मुक्त था, हाँ, कर नहीं लगाया जाता था। तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। समतट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया त्रिभुजाकार क्षेत्र था। इसे 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों में मिला लिया था। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही है। यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं था। यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है और ना ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। इनमें से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। धार्मिक न्यास। धार्मिक न्यास की देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। 5वीं से 7वीं सदी तक पूर्वीय भारत के राज्यों के संदर्भ में जो कथन है इसमें से बताइए कौन सा गलत है। 5वीं से 7वीं सदी तक पूर्वी भारत के राज्य के बारे में दंड भुक्ति बंगाल और उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में राजस्व संबंधी इकाइयां थी। कामरूप 7वीं सदी में उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। इस क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर वसूल किया था। कामरूप के शासकों ने वर्मन की उपाधि धारण की थी। कौन सा इसमें से असत्य है और बाकी इनमें से कौन से सही है। असत्य इसमें से है कि इस क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर वसूला था, ये गलत है। बाकी सारे सही है। गुवाहाटी के निकट की बस्तियां ईस्वी सन की 4वीं सदी में बस चुकी थी और यहाँ से समुद्रगुप्त ने डकाऊ और कामरूप से कर वसूल किया था। बाकी सारे सही हैं। पूर्वी भारत में इनमें से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है। रचनात्मक काल कहा गया है पूर्वी भारत में 4वीं से 7वीं सदी तक को। 4वीं से 7वीं सदी तक के काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में तथा बांग्लादेश के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र फैले और विकसित हुए। 30वां चैप्टर है क्लास 11 की एनसीईआरटी का, हर्ष और उसका काल। हर्ष और उसके काल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और आपको उसके आंसर करने हैं। हर्ष के राज्य के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए इनमें से सही कौन है। ये थानेश्वर का शासक था। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। कौन कौन से सत्य है बताइए। दूसरा वाला असत्य है, पहला सही है। ये थानेश्वर का शासक था। हर्ष हरियाणा स्थित थानेश्वर का शासक था। उसने अन्य सामंतों पर भी प्रभुत्व स्थापित की थी। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यहाँ उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया था। हर्ष के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। चीनी यात्री हिमसोंग के उसके राज्य में 15 वर्षों तक रहा था। हर्ष के समय में बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था। उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। कौन कौन सा सत्य है। सभी सभी सही है। विचार करिए इसमें और बताइए सत्य कौन सा है। हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन से युद्ध हुआ था। इसका दक्षिण की ओर मुकाबला शैव राजा शशांक से भी हुआ था। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही है। दोनों ही गलत है, ना पहला सही है ना तो दूसरा सही है। हर्ष का पूर्वी भारत में युद्ध गौड़ के शैव राजा शशांक से हुआ था। 619 में शशांक की मृत्यु के साथ ही ये संघर्ष समाप्त हुआ। उसके दक्षिण की ओर विजय अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ने रोका। पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर शासन करता था। अब इसमें विचार करिए तीनों में और बताइए सही कौन है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। कौन कौन सा इसमें से सही है। पहला गलत है कि हर्षचरित हर्ष ने इसकी रचना की है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है जो कि उनका दरबारी कवि था। सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पे करवाया था। बताइए। कन्नौज और प्रयाग में करवाया था। आरंभिक जीवन में
हर्ष शैव था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया। उसने महायान के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करवाया। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में भी महासम्मेलन का आयोजन करवाया। कहाँ पे? प्रयाग में। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचनाएं हर्ष के द्वारा रचित मानी जाती है? हर्ष के द्वारा रचित कौन सी रचना है? प्रियदर्शिका भी हर्ष की रचित है, रत्नावली है, नागानंद है, ये सभी है। हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इससे ये पता चलता है कि मध्यकाल के बहुत से ज्येष्ठ लेखकों का मानना है कि ये तीनों नाटक धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के लिखे थे। हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए सत्य कौन सा है। इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई थी। इसके राज्य की आय 4 भागों में बांटी जाती थी। इसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हर्ष ने राज्य में पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। इसके साथ ही राज्य की समर्पित सेवाओं के लिए पुरोहितों को भूमिदान की परंपरा, पुरोहितों को मतलब भूमिदान देने की परंपरा जारी की गई। हर्ष की राज्य की आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए खर्च किए जाते थे, तीसरा भाग पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त के लिए होता था और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। तीसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि हर्ष के साम्राज्य में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हिंसोंग की सुरक्षा प्रबंध राज्य द्वारा करने के बाद भी उसकी संपत्ति को डाकुओं ने छीन लिया था। तो मतलब व्यवस्था, विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी साम्राज्य की, हर्ष के साम्राज्य की। इनमें से बताइए कि कौन चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र किसकी कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? किसने किया था? हिनसोंग ने भी किया था और इत्सिंग ने भी किया था। हिनसोंग और इत्सिंग, ए और बी दोनों। हिनसोंग 665 तक भारत में रहा था। वो नालंदा महाविहार यानी बौद्ध महाविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय में नालंदा में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर करके ले जाने के लिए आया था हिनसोंग। चीनी यात्री इत्सिंग 670 में नालंदा आया। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गांवों के राजस्व से होता था। कितने गांवों से? 200 गांवों से होता था। 24वां चैप्टर है प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार। अब ये 24वां चैप्टर है क्लास 11 की एंशिएंट हिस्ट्री का। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। यहाँ पे कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण जो कि 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा था। इस चरण में, द्वितीय ऐतिहासिक चरण में, इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान भी शामिल था। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है। दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण में व्यापार, नगर और मुद्रा तीनों का ह्रास हुआ था। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कहीं भी अधिक विस्तार हुआ था। कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तार हुआ था। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में बताइए कौन सा गलत है। सारे पढ़िए उसमें से बताइए कौन सा गलत है। यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ था। शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। 5वीं सदी में यहाँ पे प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। कौन कौन सा सही है? सारे सही हैं, केवल सी वाले को छोड़कर के सी वाला गलत है। दक्षिण भारत के राज्यों में 400 ईस्वी से संस्कृत राजभाषा हो गई थी और अधिकांश शासन पत्र संस्कृत में मिले हैं। बाकी सारे सही हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में विचार करिए। सातवाहन के बाद दक्कन में जो राजवंश चला था उसके बारे में। पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित किया था। बताइए कौन कौन सा इसमें से सही है? दोनों गलत है, ना पहला ना दूसरा सही है, दोनों गलत है। 6ठी सदी में पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों ने अपना राज्य स्थापित किया और वातापी को राजधानी बनाया। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ और इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनकी जगह पल्लव आए और उन्होंने अपनी राजधानी कांची में, जो कि आधुनिक कांचीपुरम है, यहाँ पे बनाई। उल्लेखनीय के पल्लव का अर्थ है लता, जो कि ये शब्द टुंडाई का रूपांतरण है, तो लता का ही ये पर्यायवाची है। पल्लवों ने टुंडाई नाडु यानी लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कदम्ब राज्य के बारे में बताइए कौन सा सत्य है। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ये उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था। इसकी राजधानी कोलार थी। तीसरा गलत है, इसकी राजधानी कोलार नहीं थी। पहला दूसरा सही है। मयूर शर्मा ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केंद्रा जिले के
वैजयंती या बनवासी में बनवाई थी? इनमें से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी? किसने किया था? गंग ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में विचार करिए और बताइए में से कौन कौन सा सत्य है। ऐहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका दरबारी का वीर रवि कीर्ति था। उसने पल्लवों को हरा करके वेंगी प्रांत जीता था। कौन कौन सा सत्य है? तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से विचार करिए दोनों कथनों में और बताइए कौन सा सत्य है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया था। दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। दूसरा गलत है। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित किया था। लगभग 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह से समाप्त किया, लेकिन चालुक्यों को 757 में राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया था। 6ठी से 8वीं सदी के बीच में दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा गलत है क्योंकि 7वीं सदी में नरसिंह वर्मा ने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी। दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में वैष्णव संप्रदाय नयनार संतों ने फैलाया। शैव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया। दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी दक्षिण भारत में। तीसरा वाला सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। दक्षिण भारत में 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय चलाया था, फैलाया था। पहला वाला इसलिए गलत है। नैनार संतों ने शैव संप्रदाय फैलाया था। नैनार ने, दोनों अपोजिट करके दिया हुआ है। बाकी तीसरा सही है। इसमें से बताइए किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव ने कराया था कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। 8वीं सदी में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का निर्माण 685 से 705 ईस्वी में पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पट्टल पटडकल के मंदिरों के संदर्भ में विचार करिए। पटडकल के मंदिर के संदर्भ में पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। बताइए, दोनों सही है। दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन गलत है। पहला है कि ऑप्शन ए, राजा किसानों से नियमित कर के अलावा विशिष्ट अर्थात बेगार भी लेता था। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उरसभा और नगरम। इनमें उर गांव ब्रह्मादेय यानी ब्राह्मणों को दिए जाते थे। चालू के क्षेत्र में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे। कौन सा आ सकता है इसमें से? सी वाला। बाकी सारे सही हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उरसभा और नगरम। इनमें उर सबसे प्रचलित था, जिसमें कि किसान रहते थे। ऐसे गांवों में ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य होता था कि गांव वालों से कर वसूल करे। सभा कोटि के गांव ब्रह्मोदय यानी कि ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ऐसे गांवों में अनुदान जो प्राप्त करता व्यक्ति था वो उसका अधिकार होता था। नगर में व्यापारियों और वाणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का प्रभाव होता था। 25वां चैप्टर है दर्शन का विकास। क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। बिल्कुल सही। तो इसमें से आपको बतानी है कौन कौन सी सही है। दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया है, ये गलत है। भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष था। मोक्ष का सबसे पहले उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है। हालांकि बाद में अन्य ब्राह्मण पंथी दार्शनिकों ने भी इसको आगे बढ़ाया था। पुरुषार्थ के संदर्भ में विचार करिए और बताइए किन में से कौन सा मैच कर रहा है। अर्थ आर्थिक संसाधन होता था। धर्म सामाजिक नियम होता था। काम शारीरिक सुख भोग के लिए। मोक्ष आत्मा का उद्धार होता था। सांख्य दर्शन के संदर्भ में विचार करिए।
ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता था। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया। पॉज करिए और बताइए कौन कौन सा सही है। पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। ये सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत है। योग दर्शन के संदर्भ में विचार करिए। इसके अनुसार मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है। इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह है। बताइए कौन कौन से सत्य है। दोनों सही है, पहला और दूसरा। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विचार करिए। इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। ये नास्तिक दर्शन है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। ये आस्तिक दर्शन है, ना कि नास्तिक। ये ईश्वर की सत्ता और अध्यात्मवाद को मानता है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन मीमांसा के लिए विचार करिए, जो कथन दिया हुआ है, और बताइए सत्य कौन सा है। ये वेदों में लिखी बातों को सत्य मानता है। इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा गया है। इससे सामाजिक स्तर पर वर्ण भेद को बढ़ावा मिलता है। कौन कौन से सत्य है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है क्योंकि मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है। न्याय दर्शन के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कौन कौन से सत्य हैं। इसमें तर्कशास्त्र का प्रयोग किया गया है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कथन की सत्य जानने के लिए प्रत्यक्ष शब्द और उपमान साधनों का प्रयोग बताया गया है, प्रमाणों का। कौन कौन से सत्य है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप उसमें अच्छे से कर लीजिएगा एक बार और। वेदांत दर्शन के संदर्भ में विचार करिए। इस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। कौन कौन सा सत्य है इसमें। तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्वी दूसरी सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। इसके अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। इसके अनुसार ब्रह्म सरगुण, ब्रह्म जो है वो सगुण है, तो ध्याता रहेगी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं और मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग को बताया है। इनमें से बताइए कि किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। कपिल मुनि प्रवर्तक हैं सांख्य के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। लोकायत कहा जाता है चार्वाक को। चार्वाक दर्शन को लोकायत कहा जाता है। ये भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। इस दर्शन को लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोक यानी दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। 26वां चैप्टर है भारत का एशिया देशों से सांस्कृतिक संपर्क। क्वेश्चन है इनमें से जो कथन है तीनों पर विचार करिए और बताइए सत्य कौन सा है। बर्मा म्यांमार के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की, ये गलत है। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी है और भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा है। विचार करिए, कुषाण काल में खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली। बामियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। कुषाण काल में शासन विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी गई प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली है, जहां से ईसा की 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियां मिली हैं। पहला वाला सत्य है। दूसरा वाला कह रहा है असत्य था। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र थे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। बामियान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां और विहार मिले हैं, जो कि अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति इनमें से कुछ स्थान पे है। बिग्राम, बामियान, गंधार या फिर चीन। कहाँ पे है। बामियान में, अफगानिस्तान में। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति जो कि ईस्वी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टानों को काट करके बनाई गई थी, वो बामियान में स्थित है। यहाँ अनेक प्राकृतिक और कृत्रिम गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक रहा था। इसी सदी में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया। भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के संदर्भ में विचार करिए। सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैली।
बर्मा के पेगो और मूलमेन स्वर्ण भूमि जो कहलाते थे। पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। पॉज करिए, बताइए कौन कौन से सत्य है। दोनों, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है। पहला गलत है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं हुआ था, बल्कि ब्राह्मण धर्म के द्वारा हुआ था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के माध्यम से भी प्रसार हुआ। तीसरा भी गलत है। ईसवी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित मंदिरों के संदर्भ में विचार करिए। पहला है, सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कंबोडिया में है। इंडोनेशिया का अंकोर वट मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां मूर्तियों में अंकित है। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दोनों गलत है, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया और बोरोबुदुर में है। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। इस पर बुद्ध ने 436 चित्र उत्कीर्ण है बुद्ध के। कंबोडिया का अंकोरवाट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है और ये विष्णु मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण है। 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में इनमें से कौन सा स्थान भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था? किसमें किया था इस स्थान पे? कंबोज और चंपा में। 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोज और चंपा में शैव राजाओं ने शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उनकी राज्य की भाषा संस्कृत थी। ये देश संस्कृत विद्या का केंद्र माना जाता था। कंबोज में असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में मिली है। भारतीयों ने इनमें से किस देश से पान की बेल लगाने की विधि सीखी है? पान की बेल लगाने की विधि सीखी है इंडोनेशिया से। भारतीयों ने इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि सीखी थी। तो उल्लेखनीय है कि भारतीयों ने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का ढालना सीखा और चीन से रेशम उत्पादन सीखा, लेकिन कपास उत्पादन कौशल भारत से चीन और मध्य एशिया में गया था। भारत से। 27वां चैप्टर है प्राचीन से मध्यकाल की ओर। प्राचीन से मध्यकाल की ओर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य है? भूमि अनुदान की प्रथा इसका मूल कारण था। दानग्राही ब्राह्मण अपने क्षेत्रों से करों की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करने लगे थे। भूमि अनुदान से भूमि स्वामियों का उदय होना इसका एक प्रमुख कारण था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही सही है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा ही। ये विद्वान है, ये विषय है उनका। और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है। वरामिहिर खगोल विज्ञानी है, ना कि दार्शनिक है। पहला गलत। विशाख दत्त नाटककार थे, सही है। शंकर दार्शनिक थे, ना कि गणितज्ञ, तो तीसरा भी सही है। केवल दूसरा वाला सही है। 6ठी 7वीं सदी में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में विचार करिए। पहला है कि 7वीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा। गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा बाण की कृतियों में पाई गई। 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर की बनाई जाती थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? 7वीं सदी में मूर्ति और मंदिर के निर्माण की शैली हर प्रदेश में अलग अलग हो गई। पत्थर और कांसा के दो ऐसे माध्यम थे जिनसे देव प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इस काल में कांस्य प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर बनती थी। ये कांस्य प्रतिमाएं बड़ी संख्या में हिमालय प्रदेशों में और दक्षिण भारत में पाई गई है। गुप्तोत्तर काल में धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में विचार करिए। पहला है, पंच देवता में इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इस काल में विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीनों प्रमुख देवता बन गए थे। कौन कौन सा सत्य है? पहला असत्य है, दूसरा वाला सही है। पहला गलत है, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में ब्रह्मा गणपति विष्णु शक्ति और शिव, इन पांचों देवताओं की पूजा प्रचलित पाते हैं, जो कि समृद्ध रूप से पंच देवता कहलाते हैं। इस काल में वैदिक कालीन देव इंद्र, वरुण और यम का स्थान कम होकर के लोकपाल की श्रेणी में आ गए। पंचायतन है। पंचायतन है क्या? मंदिर निर्माण शैली है। ये एक मंदिर निर्माण शैली है जिसमें कि मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उनके चारों बने 4 गौड़ मंदिर में 4 अन्य देवता रखे जाते थे। ऐसे मंदिर को पंचातन कहा जाता था। 28वां चैप्टर है सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम।
सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम, और इसके बाद एक चैप्टर आपको और मिलेगा। टोटल क्लास 11 की प्राचीन इतिहास में 29 चैप्टर है। 28वां चैप्टर है सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम। क्वेश्चन है, पाषाण काल से लेकर के वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। पहला है, पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था। दूसरा, ताम्र पाषाण काल में लोग जमीन की ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। तीसरा, हड़प्पा काल का समाज नगरी और अश्वरोही था। चौथा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। कौन कौन सा सही है? सारे सही हैं केवल सी वाले को छोड़कर। हड़प्पा काल का समाज नगरी और अश्वरोही था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। हड़प्पा काल का समाज नगरीय समाज था, ये सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, जबकि वैदिक काल में समाज अश्वरोही और पशुपालक दोनों था। इनमें से कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? राजा की आय का मुख्य साधन था युद्ध में की गई लूट और नजराना। कर नहीं था, नजराना और युद्ध में की गई लूट था। वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन युद्ध में की गई जो लूट होती थी उससे करता था, और शत्रुओं से संपत्ति छीनते और विरोधी जनजाति उसे नजराना लेते थे। राजा को दिया जाने वाला ये नजराना बलि कहलाता था, चढ़ावा। ये शब्द हैं और उनसे संबंधित अर्थ है। गोमत मतलब धनवान, गोप मतलब राजा होता था, ये गलत है, ग्वाला नहीं होता था, राजा होता था। गोवाल मतलब इसके लिए, ये भैंस के लिए होता था, दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। हम्म उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में गाय, बैल और धन समानार्थक माने जाते थे। गाय और बैल युद्ध का कारण होते थे, गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म होता था। आर्यों में गाय का इतना अधिक महत्व था कि उन्होंने भारत में पहली बार भैंस को देखा तो वे उसे गोवाल यानी गाय जैसी दिखने वाली कहने लगे थे भैंस को देखते हुए। वैदिक काल में दुहिर्ती इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता था? दुहिर्ती किसको कहा जाता था वैदिक काल में? दुहिर्ती कहा जाता था बेटी को। किसको? बेटी को कहा जाता था। वैदिक काल के परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इस काल में बेटी को दुहित्री यानी दूहने वाली कहा जाता था। वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में ये जो कथन है इसे विचार करें। इस काल में नियमित कर प्रणाली थी, कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे। कृषक वर्ग, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। पहला गलत है क्योंकि वैदिक काल में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी और न ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था थी। राजा के संबंधियों के अलावा कोई भी कर अधिकारी नहीं होता था। राजा को जो नजराना दिया जाता था वो वैसे ही था जैसे देवताओं को यज्ञादि में चढ़ावा दिया जाता था। विचार करिए और बताइए इनमें से कौन कौन से सही है। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन बड़े पैमाने पर था। वैदिक साहित्य में मजदूर यानी वेज ऑनर का वर्णन किया गया है, जो वेज ऑनर था। प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी वर्ण के अनुसार लगाया जाता था। कौन कौन से सत्य है इसमें से? दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। वैदिक साहित्य में मजदूर के लिए कोई भी शब्द नहीं आया था। भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन के से क्या क्या लाभ हुए थे? भूमि अनुदान भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन से क्या क्या लाभ हुए थे? कृषि पंचांग का ज्ञान, आयुर्वेद का प्रसार, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का प्रसार। क्या क्या लाभ हुआ? तीनों ही लाभ हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है लास्ट, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। यहीं से क्लास 11 की प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा और मध्यकालीन एनसीईआरटी को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। दर्शन के संदर्भ में विचार करिए। भारतीय दर्शन का विषय आत्मा और परमात्मा के संबंधों का चिंतन है। दार्शनिक सोपेनहावर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया है। भारत में जगत के विषय में केवल आध्यात्मिक विचारधारा का विकास हुआ। कौन कौन सा सत्य है? तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा गलत है। प्राचीन भारत दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन भारत में जगत के विषय में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकवादी विचारधारा भी विकसित हुई है। भारत में उदित 6 दार्शनिक पद्धतियों के बीच भौतिकवादी दर्शन के तत्व संख्या में मिलते हैं। भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का श्रेय चारवाकों को है। इनमें से किस देश में इस्पात बनाने की कला का सर्वप्रथम विकास हुआ था? इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ था भारत में। प्राचीन काल में गणित के विकास के संदर्भ में बताइए सत्य कौन है इसमें से? भारत में सबसे पहले अंकन और
दार्शनिक पद्धति का प्रयोग हुआ। पश्चिमी देशों ने दार्शनिक पद्धति चीनियों से सीखी। दार्शनिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के आरंभ का था। कौन कौन से सत्य है इसमें से? पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि पश्चिमी देशों ने दार्शनिक यानी दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी थी, जबकि चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म में प्रचारकों से सीखा था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये विचार करिए। पहला है कि आर्यभट्ट ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आपस्तंभ ने निकाला था। बताइए कौन कौन सा इसमें से सही है? दोनों गलत है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त जो यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। इसमें कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट 5वीं सदी के महान विद्वान थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था? सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता भी आर्यभट्ट ने ही लगाया था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इसमें से सत्य और सत्य कौन कौन से हैं। सत्य सारे होंगे और सत्य इसमें से कोई एक होगा। सारे पढ़िए पॉज करके। चरक को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। अगला ये पुस्तक है और ये उस पुस्तक से संबंधित विद्वान है। आर्यभट्ट गलत है पहला। वराहमिहिर की पुस्तक है बृहद संहिता, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, पहला वाला गलत है। आर्यभट्ट का आर्यभट्ट ही है। प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में विचार करिए। पहला है कि मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गंधार शैली का जन्म हुआ है। कौन कौन सत्य है? दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसी के साथ क्लास 11 की एनसीईआरटी जो प्राचीन इतिहास है आपका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत को कभी